जरा सोचिए कि एक बहुत विशाल सेना है और घने जंगलों खतरनाक पहाड़ों को पार करके हजारों मील का सफर तय किया गया है। भयंकर खून खराबा हुआ, दुश्मनों को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया गया, और फिर जब पूरी सत्ता मुट्ठी में आ गई तो जीती हुई वो सारी की सारी जमीन, वो पूरा का पूरा साम्राज्य दुश्मन को वापस लौटा दिया गया। बिल्कुल। मतलब सतह से देखें तो ये किसी भी सैन्य अभियान की सबसे बड़ी बेवकूफी लगेगी, है ना? कोई भी सोचेगा कि ये तो पूरी तरह से एक मूर्खतापूर्ण रणनीति है। हाँ, शुरुआत में तो कोई भी यही सोचेगा। लेकिन आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय यही अकल्पनीय रणनीति है। हम इतिहास की गहराइयों में जाकर चौथी शताब्दी के एक ऐसे महान भारतीय सम्राट की कहानी समझेंगे। समुद्रगुप्त। सही कहा, समुद्रगुप्त की कहानी, जिन्होंने इस हैरान कर देने वाली कूटनीति से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो सदियों तक टिका रहा। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमें उस दौर के भारत की स्थिति को समझना होगा। कुषाणों और सातवाहनों जैसे बड़े साम्राज्यों के पतन के बाद चौथी शताब्दी का भारत एक बहुत बड़े पावर वैक्यूम यानी सत्ता के शून्य से गुजर रहा था। हाँ, इसी समझने के लिए हम एक शतरंज की बिखरी हुई बिसात का उदाहरण ले सकते हैं, जहां मोहरे तो बहुत सारे थे, दर्जनों छोटे छोटे राज्य आपस में टकरा रहे थे। बिल्कुल। हर कोई अपनी चाल चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि खेल में एक ऐसा महारथी आने वाला है जो पूरे बोर्ड का नक्शा ही बदल देगा। कोई भी इतना ताकतवर नहीं था जो सबको एक साथ ला सके। देखिए, उस पूरे भूभाग को एक ऐसे शक्तिशाली केंद्र की जरूरत थी जो इस भारी उथल-पुथल को रोक सके, और समुद्रगुप्त की उदय की कहानी इसी अस्थिरता के बीच से शुरू होती है। और उनके उदय के पीछे केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता ही नहीं थी, मतलब उनकी राजनैतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा हाथ था। तो अगर हम उनके माता पिता की बात करें तो हाँ, उनके पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश के एक उभरते हुए शासक थे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा भू राजनैतिक दांव चला गया वो था उनका विवाह। अच्छा। उनकी माता कुमार देवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे लिच्छवी वंश की राजकुमारी थीं। ओह, लिच्छवी वंश, मतलब उस दौर में तो लिच्छवी वंश का बहुत दबदबा था, है ना? बहुत ज्यादा। प्राचीन काल की सबसे प्रतिष्ठित सत्ता थी वो। महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर उनका पूरा कंट्रोल था। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं थी, मतलब ये असल में दो अलग अलग ताकतों का विलय था। एकदम सही। गुप्त वंश के पास एक उभरती हुई सैन्य ताकत थी, लेकिन शायद वो पुरानी सांस्कृतिक और राजनीतिक वैधता नहीं थी जो लिच्छवी वंश के पास थी। हाँ, और इसी विवाह से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य के लिए वो वैधता हासिल कर ली, और समुद्रगुप्त इन्हीं दोनों ताकतों के जीवित प्रतीक थे। मतलब बचपन से उनके अंदर ये दोनों गुण थे। बिल्कुल। स्रोतों से पता चलता है कि वे बचपन से ही असाधारण थे, चाहे तलवारबाजी हो, घुड़सवारी हो या उनकी रणनीतिक समझ। उनके अंदर एक ही बड़ा सपना था, पूरे भारत को एक करना। लेकिन देखिए, अक्सर जब हम राजा महाराजाओं की कहानियां सुनते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि एक योग्य राजकुमार है और बूढ़ा राजा उसे आसानी से खुशी खुशी गद्दी सौंप देता है। हाँ, एक शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ऐतिहासिक दस्तावेज यहाँ एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। गद्दी उन्हें इतनी आसानी से तो नहीं मिली थी, सही कह रहा हूँ ना? गद्दी मिलना तो दूर की बात है, वो पूरा समय एक खूनी संघर्ष का था। जब चंद्रगुप्त प्रथम बूढ़े होने लगे तो पाटलिपुत्र के दरबार में स्पष्ट रूप से गुटबाजी शुरू हो गई। समुद्रगुप्त अकेले दावेदार नहीं थे, उनके कई भाई थे, और दरबार के मंत्री अपने अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग राजकुमारों का पक्ष ले रहे थे। मतलब अपनों के बीच ही राजनीति शुरू हो गई थी। बिल्कुल। शिलालेखों से साफ संकेत मिलता है कि समुद्रगुप्त को अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ एक बहुत ही हिंसक और क्रूर युद्ध लड़ना पड़ा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? एकदम वही, जहां केवल सबसे ताकतवर और चतुर इंसान ही जिंदा बच सकता था। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आता है। मतलब अगर मैं मनोविज्ञान के नजरिए से सोचूं तो जब किसी इंसान को अपने ही परिवार के सदस्यों से लड़ना पड़े, अपनों का ही खून बहाना पड़े, हाँ, वो अनुभव अंदर तक झकझोर देता है। बिल्कुल। तो क्या इस खूनी अनुभव ने समुद्रगुप्त को अंदर से बहुत ज्यादा कठोर, या कह लीजिए एक पत्थर दिल तानाशाह नहीं बना दिया था? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि इस घरेलू युद्ध ने उन्हें अंधा या क्रूर तानाशाह नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक अलग ही प्रकार की रणनीतिक कठोरता दी।
रणनीतिक कठोरता। हाँ, मतलब उन्हें बहुत कम उम्र में ये समझ आ गया था कि सत्ता कोई तोहफा नहीं है जो आपको थाली में सजाकर मिल जाएगा। इसे अपनी योग्यता से छीनना पड़ता है। और फिर उसे बचाने के लिए रोज लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। इस संघर्ष ने उन्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना दिया कि वे आगे चलकर पूरे भारत को एक करने के अपने उस बड़े विजन को पूरा कर सके। तो राजा बनते ही उनका पहला कदम क्या था? मतलब उन्होंने इंतजार किया या? बिल्कुल इंतजार नहीं किया। उनका मानना था कि अगर भारत को एक करना है तो शुरुआत उत्तर भारत यानी आर्यावर्त से ही करनी होगी। आर्यावर्त। उन्होंने अच्युत, नागसेन और गणपति नाग जैसे शक्तिशाली राजाओं पर सीधा हमला कर दिया और उनकी अनुशासित सेना ने पूरे उत्तर भारत में एक तूफान ला दिया। मतलब उन्होंने सबको उखाड़ फेंका एकदम जड़ से। तो इसे अगर मैं आज के एक मॉडर्न स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की रणनीति से जोड़कर देखूं, तो ये एकदम सटीक बैठता है। बिल्कुल। मतलब कैसे? देखिए, अगर आपको कोई भी बड़ा टूर्नामेंट जीतना है तो सबसे पहले आपको अपने होम टर्फ या घरेलू मैदान पर पूरी तरह से अजेय होना पड़ता है। उत्तर भारत समुद्रगुप्त का घरेलू मैदान था। हाँ, ये उपमा बहुत सही है। वहां पर अगर वो छोटे छोटे राज्यों को छोड़ देते तो भविष्य में कभी भी बगावत हो सकती थी। बिल्कुल। और उत्तर भारत को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लेना बहुत जरूरी था। इससे उन्हें एक मजबूत केंद्रीय सत्ता मिली, एक सेंट्रल बेस मिला जहां से उन्हें खजाना, सेना और संसाधन मिल सके। हाँ, और इसी होम टर्फ की ताकत के बल पर उन्होंने अपने जीवन का सबसे साहसिक अभियान शुरू किया, दक्षिण का दिग्विजय। पाटलिपुत्र से निकलकर विंध्य के घने जंगल पार करना और सुदूर दक्षिण तक जाना। कांची, कोसल, पिष्टपुर जैसे राज्यों को उन्होंने युद्ध के मैदान में बुरी तरह से हरा दिया। और यहीं पर इस कहानी में वो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। जी हाँ, उनकी नीति में अचानक आया वो बदलाव। मतलब उत्तर भारत में तो उन्होंने राजाओं का नामो निशान ही मिटा दिया था, उनकी जमीन छीन ली थी, लेकिन दक्षिण में उन्होंने हारे हुए राजाओं को मारा नहीं मारा, बल्कि उनका पूरा राज्य उन्हें सम्मान के साथ वापस सौंप दिया। बस एक शर्त रखी गई कि उन्हें अधीनता स्वीकार करनी होगी। हाँ, और नियमित रूप से पाटलिपुत्र को टैक्स भेजना होगा। हाँ, देखिए, अगर मैं एक महत्वाकांक्षी विजेता के नजरिए से सोचूं, तो इतनी दूर सेना ले जाना, खून बहाना और फिर जीती हुई जमीन दुश्मन को ही दे देना, क्या ये एक बेवकूफी भरा कदम नहीं था? आज के नजरिए से लग सकता है, लेकिन चौथी शताब्दी की भौगोलिक सीमाओं को समझिए। ये उनकी जीतो लेकिन दिल भी जीतो वाली महान दूरदर्शी नीति थी। अच्छा। देखिए, अगर वे कांची पर सीधा कब्जा कर लेते और अपना गवर्नर बिठा देते तो इतनी दूर से राज करना संभव था। हाँ, उस वक्त तो ना फोन था ना इंटरनेट। बिल्कुल। पाटलिपुत्र तक बगावत की खबर पहुंचने में ही महीने लग जाते और बार बार सेना भेजने में राज्य का सारा खजाना खाली हो जाता। और समझ गया, मतलब सीधे शासन करने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा था वो बहुत भारी पड़ता। एकदम सही। इसलिए उन्होंने एक फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया। हारने वाला राजा अपनी जनता की नजरों में राजा ही रहे, उनका महल, दरबारी सब वही थे। इससे उनका अहंकार भी नहीं टूटा। हाँ, और विद्रोह भी नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वे समुद्रगुप्त को सोना, हाथी और टैक्स भेज रहे थे, बिना किसी सिरदर्द के मुफ्त का राजस्व। बिल्कुल। इस नीति की वजह से उनका साम्राज्य बहुत बड़ा भी हुआ और बगावत का खतरा भी ना के बराबर रहा। और इस पूरी कमाल की कूटनीति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मतलब ये सब हवा में तो नहीं लिखा होगा? नहीं, ये सब एक पत्थर पर दर्ज है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, जो उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। हाँ, और ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये असल में समुद्रगुप्त की पूरी जीवन कहानी है। इसमें 20 से ज्यादा राज्यों को हराने का जिक्र है। हरिशेन ने साफ साफ बताया है कि किन्हें जड़ से उखाड़ दिया गया, किन्हें राज्य वापस किया गया और किन जंगली जनजातियों को नियंत्रित किया गया। मतलब ये एक तरह का पूरा ऐतिहासिक डेटाबेस है। बिल्कुल है। लेकिन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति से तो हमें उनके कठोर योद्धा और रणनीतिकार होने का पता चलता है। हाँ। लेकिन जब हम उनके सोने के सिक्कों को देखते हैं तो एकदम अलग ही तस्वीर सामने आती है। हाँ, वो सिक्के जो उनके दूसरे पहलू को दर्शाते हैं। एक तरफ तो सिक्कों पर वो युद्ध की कुल्हाड़ी लिए खड़े हैं, लेकिन कुछ सिक्कों पर उन्हें आराम से बैठकर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हाँ, एक संगीतकार के रूप में। मतलब सोचिए, ये कुछ ऐसा है कि कोई सेनापति दिन में दुश्मनों के छक्के छुड़ाता हो, मार काट मचाता हो और रात में एक शांतिपूर्ण क्लासिकल कॉन्सर्ट में डूब जाता हो। ये विरोधाभास बहुत गहरा है। ये दोनों एकदम विपरीत छवियां एक ही इंसान में कैसे हो सकती हैं? और यही विरोधाभास तो उन्हें महान बनाता है।
वे सिर्फ हथियारों की ताकत को नहीं समझते थे, बल्कि अत्यधिक संवेदनशील इंसान भी थे। तो क्या ये उनकी कोई कूटनीति थी? बिल्कुल। एक महान साम्राज्य सिर्फ खौफ और डर के दम पर नहीं चलता। वे जानते थे कि कला और संस्कृति का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। ताकि लोगों ने सिर्फ एक बर्बर लुटेरा ना समझें। सही कहा। वो ये संदेश दे रहे थे कि वे ज्ञान और संस्कृति के भी रखवाले हैं। इसी से एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। हाँ, गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल। व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हो गए, सोने के सिक्कों का चलन बढ़ा, कला और शिक्षा बहुत तेजी से फली फूली। और जब उनका जीवन ढलने लगा तो उन्होंने अपने पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए एक एकदम सेटल्ड और समृद्ध साम्राज्य छोड़ा। एक ऐसा सिस्टम जो सदियों तक चला। उनकी इसी सैन्य शक्ति और कूटनीति की वजह से इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक तार्किक सवाल उठाना चाहूंगा। पूछिए। मतलब नेपोलियन का जन्म तो समुद्रगुप्त के सदियों बाद 18वीं सदी में हुआ था। बिल्कुल। और नेपोलियन का साम्राज्य तो उनके जीते जी ही ढह गया था, जबकि समुद्रगुप्त का बनाया सिस्टम सदियों चला। तो क्या ये कहना ज्यादा सही नहीं होगा कि नेपोलियन असल में यूरोप के समुद्रगुप्त थे? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये सिर्फ पश्चिमी इतिहासकारों का एक चश्मा है जिससे उन्होंने दुनिया को देखा। बिल्कुल। अगर हम गहराई से देखें तो समुद्रगुप्त का विजन नेपोलियन से कहीं ज्यादा टिकाऊ था। ये उपाधि बस उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को समझाने का एक तरीका भर है। तो श्रोताओं, अगर हम इस पूरी कहानी का एक सार निकालें, एक फिल्मी अंदाज में सोचें, तो ये एक ऐसे राजकुमार की कहानी है जिसने अपने ही घर से लड़कर शुरुआत की, फिर पूरे भारत को चुनौती दी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने सिर्फ अपनी तलवार से ही नहीं बल्कि अपनी अनोखी नीतियों और कला प्रेम से लोगों के दिल भी जीते। बिल्कुल। शक्ति और क्षमा का एक अद्भुत संतुलन। सही कहा। और हमारी इस चर्चा के अंत में मैं एक विचार आपके मन में छोड़ना चाहता हूँ। जरा समुद्रगुप्त की उस दक्षिण नीति के बारे में दोबारा सोचिए, जहां दुश्मन को हराकर उसका राज्य सम्मान के साथ वापस लौटा दिया गया था। जी हाँ। आज की दुनिया में चाहे वो बड़े कॉरपोरेट टेकओवर हों, जहां बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों का वजूद ही मिटा देती हैं, या फिर आधुनिक देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो। बिल्कुल। अगर आज के इस युग में भी पूरी तरह से नष्ट करने या निगल जाने के बजाय समुद्रगुप्त की तरह अधीनता और सम्मान की नीति अपनाई जाए, तो क्या हमारी आज की ये दुनिया पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और समृद्ध नहीं हो जाएगी? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।